Hello student, class 11. Open your book Accountancy, chapter number 1, Evaluation of Accounting and Basic Accounting Term. Now topic Basic Accounting Term and number 10 बेसिक टर्म क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस को आप जानते हैं, एक्सपेंस यानी खर्च, लेकिन एक्सपेंडिचर्स जो है उसी का वो ब्रीफ नेम है, यानी एक्सपेंडिचर इज़ ए वाइडर देन द टर्म एक्सपेंसेस। ये क्या है? वाइडर है, वो बढ़ा हुआ रूप है जिसमें जितने तरह के भी एक्सपेंसेस आते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी को खरीदने में हो या छोटे मोटे एक्सपेंस करने, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की जाती हैं। Besides covering all expenses, it also covered payment made or to be the made for the deferred to be available by the business in many year to come। तो जिस चीज़ को हमने बताया कि उसमें वो सभी खर्चे को इन्वॉल्व करते हैं, उस सारे पेमेंट को करते हैं जो बिजनेस में किए जाते हैं, जो सालों से होते आए हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, रेंट एक्सेट्रा। रेवेन्यू जो डे बाय डे के रिकरिंग नेचर्स एक्सपेंसेस होते हैं, जिसे हम डेली कह लें या जो है मंथली या ईयरली हम लोग कई बार करते हैं, उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस लाइक परचेज ऑफ एसेट्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, जिसकी ड्यूरेबिलिटी मोर देन 1 ईयर होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी एक्सपेंडिचर्स में रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस आर इन्वॉल्व। अब इसको हम लोग दो पार्ट में करके और बेटर इसको समझते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हेन एन एक्सपेंडिचर प्रोवाइड बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इट्स कॉल्ड कैपिटल। जो हमने अभी आपको बताया कि वो एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग ईयर तक मिलता रहे, एक बार उसे हम अगर खर्च कर दिए, एक्सपेंस कर दिया उस पर, तो उसका बेनिफिट हमें कई साल तक मिलते हैं। दीज एक्सपेंडिचर एकर्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो प्रॉपर्टी को हमें क्या करने, खरीदने में, या उसकी जो है एफिशिएंसी, एक्यूरेसी को इम्प्रूव या वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए अगर किया जाए, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हम फर्म के पास अगर एक बिल्डिंग है जो 1 फ्लोर की है, उसे 2 फ्लोर में कन्वर्ट किया जाए और उसके जो भी एक्सपेंस आएंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे। टाइल्स, मार्बल्स वगैरह, उसे उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना है, तो ये जो एक्सपेंसेस है ये डे बाय डे नहीं कि एक बार अगर आपने टाइल्स मार्बल लगा दिया तो उसका बेनिफिट कई साल तक मिलता रहता है, तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज़ शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जब हम अपनी जो है बैलेंस शीट बनाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को शो और लायबिलिटीज़ को शो करना होता है, तो उसे एसेट्स में हम लोग शो करते हैं। फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। व्हेन एक्सपेंसेस प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, सो फॉर लेस देन 1 ईयर। यानी वो एक्सपेंसेस जो हमने किया और उसका बेनिफिट हमें अभी तुरंत मिला और फिर जब ज़रूरत होगी फिर उसे करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये डे बाय डे के होते हैं या मैक्सिमम इसकी ड्यूरेबिलिटी 1 ईयर तक की ही होती है। इट इज़ द अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज। जब आप कोई गुड्स परचेज करते हैं तो खर्चे किए जाएँ, या कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है, यानी आप कोई बिल्डिंग है उसे डेंट पेंट करा रहे हैं, तो साल के बाद फिर उसकी ज़रूरत पड़ती है, उससे उसकी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करती, मेंटेन। हम एक बाइक रखे हुए हैं और उसको जो है सर्विसिंग कराते हैं, क्या करने के लिए कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे, तो वो आपकी क्या कहलाती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और उसी को मॉडिफाई कर दें जिससे उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाए। एक पुरानी बाइक परचेज़ करें और उसको रिन्यू कराएं, उसको डेंट पेंट इंजन उसकी बनवाएं, जिससे कि वो क्या है, बेटर हो जाए, तो ये जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। It maintains the earning capacity in the
करंट ईयर, यानी आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो करते हैं इसलिए करते हैं कि जो करंट ईयर की अर्निंग कैपेसिटी है वो बनी रहे। जनरली हम जो है स्टाफ को सैलरी देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, शॉप का रेंट देते हैं, ये जो है आपको करना है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। मोस्टली ये ऑपरेटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब आता है इसे जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ शो करते हैं, डेबिट में। फिर आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ये एक्सपेंस है, जैसा कि आप ना लें रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू है यानी इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 ईयर, लेकिन डिफर्ड रेवेन्यू का सेंस में ना तो ये टोटली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ना ही टोटली आपका कैपिटल, ये दोनों के बीच में वर्क करता है। इसको समझने के लिए दीज एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंडिचर विच डू यील्ड बेनिफिट टू द बिजनेस फॉर ए पीरियड of more than one accounting year but not for the long period like capital। यानी ये क्या कहा, जो हमने आपको बताया कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बीच में होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी नहीं होती है जितनी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की होती, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी मोर देन 1 ईयर होती है। जैसे हमने किसी अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट कराया, किसी स्टार को हमने कहा कि ठीक है आप इसके लिए 30 करोड़ जो है डिसाइड हुआ कि आपको जो दिया जाएगा, उस 30 करोड़ के लिए उनको बॉन्ड भराया कि 3 साल तक आप ऐड करोगे। तो जो 30 करोड़ है ये अमाउंट हम पे जब करेंगे तो वो इस साल के लिए एक्सपेंस है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको 3 ईयर्स तक मिलेगा। इसका मतलब कि उसको 3 पार्ट में डिवाइड करें तो 10 ईयर इस ईयर के लिए है और 20 ईयर्स का बेनिफिट सेकेंड और थर्ड ईयर में नेक्स्ट आपको मिलना है। तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। दीज एक्सपेंडिचर आर ट्रांसफर टू द PL प्रोपोर्शनेटली एवरी ईयर ओवर ए पीरियड ड्यूरिंग विच दे आर सपोर्टेड टू एड बेनिफिट। जितने का हमें इस साल कितने का बेनिफिट मिला, 10 करोड़ का, तो 10 करोड़ हम लोग इस साल के PL में शो करेंगे और 20 करोड़ अभी हमें नेक्स्ट ईयर्स में मिलने हैं, तो वो एज ए क्या होगा, एसेट्स माना जाएगा। अब आप देखें एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ये शॉर्ट टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर्स का है। एंड एक्सपेंसेस इन एन अमाउंट पेड इन रिटर्न ऑफ एनी सर्विस रिसीव। अगर हमने अपनी गाड़ी सर्विसिंग कराई उसके थ्रू हमने अगर जो पेमेंट किया, अगर हमने किसी और इस तरह के कोई भी खर्चे किए जिसका बेनिफिट हमें तुरंत मिल गया, तो वो आपने किसी टीचर्स को ने पढ़ाया आपको, उसकी फ़ी आपने पे किया यानी पेमेंट, और कोई स्टाफ है 1 मंथ वर्क किया उसकी सैलरी पे किए, शॉप यूज़ किया 1 मंथ रेंट पे किया, तो ये जो होता है उसी ड्यूरेशन जो उसके लिए आप करते हो जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आर जनरली रिकरिंग इन नेचर, यानी वो जो बार बार किए जाते हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। फिर आता है इनकम। इनकम इन द नेट वर्थ ऑफ द इंटरप्राइजेज आइदर फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी एंड अदर एक्टिविटी आर टर्म एज इनकम। ये इनकम वो है जो हमारी नेट वर्थ, हमारी जो है कैपिटल को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, वो एक्टिविटी जो बिजनेस के थ्रू हमें होती है। इनकम इज़ वाइडर टर्म। इनकम क्या है, जो बता रहा है कि वाइडर टर्म है विच इंक्लूड्स प्रॉफिट आल्सो, जिसमें क्या है, प्रॉफिट भी शामिल होती है। और फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इनकम इज़ ए पॉजिटिव चेंज इन द वेल्थ ऑफ इंटरप्राइजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक अकाउंटिंग पीरियड में जो अर्निंग होती है वो हमारी वेल्थ यानी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। इनकम जो होती है, जो रेवेन्यू आपकी जो है टोटल, उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए तो वो आपकी क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। नेक्स्ट नंबर है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, वो कैसे है कि अगर मान लीजिए कोई
प्रोडक्ट हम बनाते हैं और उसकी कॉस्ट जो है 100 रुपीज़ है और उसे जब हम कितने में 120 में सेल करेंगे तो डिफरेंस जो एक्सेस अमाउंट 20 मिल रहा वो हमारे लिए क्या होगी? प्रॉफिट। उसी को एक सेंटेंस में देखें, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस इज टर्म एज प्रॉफिट। यानी जो टोटल मुझे रिसीव हो रहा है रेवेन्यू अमाउंट जो मिल रहे हैं और वो किस पर? ओवर टोटल एक्सपेंसेस, यानी 100 रुपये से ज़्यादा कितना? 120, यानी हमको मिला, यानी 120 और 100 में डिफरेंस कितना एक्सेस मिला हमें? 20 रुपीज़। वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? प्रॉफिट। इन अदर वर्ड्स, एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इनकम। यानी कॉस्ट से ज़्यादा जितनी सेलिंग प्राइस होगी वो आपके लिए क्या कहलाएगी? प्रॉफिट होगी। इनकम मस्ट बी रेगुलर इन नेचर, और इनकम होता है क्या? कि वो रेगुलर नेचर है, यानी डे बाय डे, यानी जो है होता रहता है। इट मस्ट कंसर्न रूटीन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, और ये बिजनेस की क्या है? रूटीन यानी मेन वर्क माना जाता है। अब गेन जो है ये सेम जो है प्रॉफिट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि प्रॉफिट भी प्रॉफिट है, गेन भी क्या है? प्रॉफिट है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेन चेंजेस क्या है कि ये बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू ना करके कोई कैजुअल इनकम के थ्रू होती। हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी बिल्डिंग है 10 लाख की, अब हम उसे चाहते हैं कि सेल आउट करना, और वो 12 लाख में अगर सेल आउट हो जाए तो ये क्या है? आपकी जो 2 लाख एक्स्ट्रा, ये आपकी गेन, क्योंकि ये रूटीन इनकम आपने ऊपर देखा प्रॉफिट के लिए रूटीन, लेकिन बिल्डिंग बार बार बेचने का काम आपका नहीं है, तो ये रूटीन। अगर आपने कोई लॉटरी टिकट ले रखा और उसको विन करते हो, रेस हॉर्स रेसिंग है उसमें आपने कुछ विन किया है, तो ये सारी चीज़ें कैजुअल इनकम होती है। तो कैजुअल इनकम के थ्रू जो इनकम होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं? गेन। गेन मीन्स द इनकम ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर विच आर नॉट अर्न रेगुलरली, और ये आपको इसके थ्रू होती है। जैसे कोई हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि बिल्डिंग सेल करने से हो, तो ये आपकी क्या कहलाती है? गेन। लॉस में क्या होगा? प्रॉफिट का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। आपकी टोटल एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा होगी तो आपकी क्या हो जाएगा? लॉस। अब आइए नेक्स्ट, गुड्स। गुड्स, नाम आपने बहुत सुना होगा, गुड्स माल हम सुनते हैं, लेकिन किसे गुड्स कहते हैं? इन विच कमोडिटी बिजनेस डील आर मेड। वो सारी चीज़ें जिसमें हम बिजनेस डील करते हैं वो उस बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गुड्स। क्या है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर किसी भी कमोडिटी का वो अगर क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, तो वो जिसमें वो उसके लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। जैसे कि एक स्टेशनरी जो है मर्चेंट के लिए स्टेशनरी क्या होगी? गुड्स। फर्नीचर मर्चेंट के लिए फर्नीचर क्या है? गुड्स। बुक शॉपकीपर के लिए बुक क्या होगी? यानी वो सिर्फ बुक्स परचेज सेल्स का काम करता है। फर्नीचर मर्चेंट फर्नीचर का परचेज सेल्स करता है, तो वो चीज़ उसके लिए गुड्स होगी। और अगर कोई अदर थिंग वो परचेज सेल्स करता है तो मे बी कि वो एक्सपेंस हो या एसेट्स हो। लेकिन गुड्स के लिए ये ज़रूरी है कि जिस टाइप का वो बिजनेस करता है, जिस सामान में को परचेज सेल्स करता है, वो उसके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स। यानी गुड्स प्रॉपरली किसी एक चीज़ को ना कह के वो बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग होता है। अब गुड्स को क्लासिफाइड किया गया है और बेटर समझने के लिए, वो है 3 पार्ट्स। पहला है परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। आप कई बार कहते हो कि मैंने ये परचेज़ किया, ये चीज़ें सेल्स हुई, ये रिटर्न है, तो उन्हीं को हम लोग देखते हैं। द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील। यानी जिस भी कमोडिटी में बिजनेस डील की जाए और उसके लिए जो आपने खरीद के शॉप पे लाया है, वो आपके लिए क्या कहलाती है? परचेज कहलाएगी। मैन्युफैक्चरर
परचेज गुड्स यानी रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन वाइल ट्रेड परचेजर गुड्स आर सेल इन द सेम फॉर्म। यानी मैन्युफैक्चरर जो गुड्स यानी रॉ मटेरियल परचेज करता है वो उसके लिए क्या कहलाएगा, परचेज। या कोई ट्रेडर है जो फिनिश गुड्स को अपने शॉप पे लाता है वो उसके लिए क्या कहलाएगा, परचेज। सेल्स के लिए देखें, द टर्म सेल्स इज यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स ओनली। यानी जो गुड्स आप अपने प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को सेल आउट करते हो वो आपके लिए क्या कहलाती है, सेल्स। सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश इन टर्म मीन्स कैश सेल्स। अगर आपने पैसे लेकर उसे जो है सेल कर दिया, कैश सेल्स। अब वाइल सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, हो सकता है कि आप जो है क्रेडिट उधार देकर उसे यानी आपने सेल कर दिया और उसने जो है कहा कि कुछ टाइम बाद हम इसका पेमेंट देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, क्रेडिट सेल्स। In other words, sales means transfer of ownership of goods and services to customer for a price। यानी हम जो है यानी गुड्स को ऑनरशिप का ट्रांसफ़र करते हैं, यानी वो गुड्स जिसे हमने अभी तक मेरे पास था उसके ऑनर हम थे, अब उसे हमने परचेज़र को दे दिया है तो वो अब उसका ऑनर हो गया। तो ये क्या कहता है, सेल्स क्या करता है, ऑनरशिप का ट्रांसफ़र करता है, हमारी जगह से दूसरी जगह जाएगा, ये उसके लिए क्या कहलाएगा, सेल्स। सेल्स रिटर्न यानी जो कस्टमर को मैंने सेल किया अब उसे किसी वजह से वो समझ में नहीं आया या उसके यूज़फुल नहीं है या कोई उसमें फॉल्ट है तो वो क्या करता है, मुझे वापस करता है, तो वो क्या कहलाता है, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। दैट पार्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स विच वाज एक्चुअली रिटर्न टू अस बाय द परचेजर, जो लौटा दिया। दिस रिटर्न में आल्सो बी ड्यू टू एक्सेसेस, या तो कुछ ज़्यादा उसके पास चल गया या उसे ज़रूरी नहीं है या कोई उसमें फॉल्ट है जिसकी वजह से वो आपको लौटा दिया। सेल्स रिटर्न जो है सेल्स से क्या करते हैं, डिडक्ट करके अकाउंट में शो करते हैं, और सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न उसे फिर हम लोग क्या कहते हैं, नेट सेल्स। फिर आता है परचेज। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न यानी जो हमने सप्लायर से लिया और अब मेरे लिए वो नेसेसरी नहीं है या उसमें कोई फॉल्ट है या डिफेक्टिव है तो हम उसे क्या करते हैं, रिफ़ंड करते हैं, वापस करते हैं, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ परचेजेज ऑफ गुड्स विच इज़ रिटर्न टू द सेलर। सेलर को हमने लौटा दिया या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सप्लायर, उसको हमने लौटा दिया, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। ये हमारे परचेज को क्या करता है, कम करेगा। तो नेट परचेज फाइंड आउट करने के लिए परचेज से परचेज रिटर्न को क्या कर दिया जाता है, डिडक्ट। फिर आता है स्टॉक। स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक आप सब जानते हो, जैसे हमारे जो है घरों में जो है स्टॉक के तौर पे जो है क्या है कि जो सामान यूज़ करने से बच जाए और रखा रहे हमारे स्टोर में, तो वो मेरे लिए क्या होता है, स्टॉक होता है। ठीक इसी तरीके से हमारे बिजनेस में जो सेल करने के बाद जो भी गुड्स हमारे शॉप में बची है वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, स्टॉक। अनसोल्ड गुड्स लाइंग इन द शॉप या गोडाउन आज पार्टिकुलर डेट इज कॉल्ड स्टॉक। बिकने के बाद जो भी गुड्स हमारे शॉप में है वो क्या कहलाता है, स्टॉक। स्टॉक जो है क्योंकि एक अकाउंटिंग ईयर में 12 मंथ होता है, सपोज दैट 1 अप्रैल टू 31 मार्च अकाउंटिंग पीरियड है, तो फर्स्ट डेट को जो स्टॉक होता है 1 अप्रैल को उसे हम लोग ओपनिंग स्टॉक, एंड नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को जो वैल्यू ऑफ स्टॉक होगी जो बची होगी उसे क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। इट शुड बी नोटेड दैट स्टॉक इज जनरली वैल्यूएटेड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ये सबसे मेन पॉइंट ये है कि स्टॉक को हम लोग एक होता है जिस अमाउंट पे हमने परचेज़ किया है और अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, जो वैल्यू इन दोनों में कम होगी उसको हम लोग अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब टाइप ऑफ स्टॉक, अब स्टॉक को भी 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया। पहला है देखें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर द मैन्युफैक्चर फॉर द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील इज नोन एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यानी रॉ मटेरियल
जो मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो रॉ मटेरियल लेता है जिससे वो फिनिश गुड्स तैयार करता है, वो उसके लिए क्या कह रहा है, तो उसके स्टॉक को आप क्या कहते हो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे आपको जो है कॉटन मिल के लिए जो कॉटन है वो उसके लिए क्या कहलाएगा, कॉटन इन केस ऑफ कॉटन मिल इज इट्स एग्जाम्पल, यानी वो उसके लिए क्या कहलाता है, रॉ मटेरियल। शुगर जो है, शुगर मिल के लिए शुगर केन क्या है, रॉ मटेरियल। उसका जो स्टॉक जो है फैक्ट्री में होगा उसे आप क्या कहेंगे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वो स्टॉक जिस पे कुछ वर्क हुआ है लेकिन फुल्ली फिनिश नहीं हुआ है फॉर सेल के लिए, यानी कुछ काम उस पर किया गया, कुछ काम करना बाकी है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वर्क इन प्रोग्रेस। द स्टॉक ऑफ पार्टली फिनिश्ड and partly manufacturing goods just as price of the thread and unfinished cloth is case of cotton mill। जैसे थ्रेड तैयार हो गया, धागा तैयार हो गया, लेकिन अभी कपड़ा तैयार नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड आता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स यानी रेडी टू सेल, इसका मतलब यानी मैन्युफैक्चर्ड एंड फिनिश गुड्स रेडी फॉर सेल इज नोन ऑफ क्या है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश गुड्स जैसे क्लोथ है, तो क्लोथ आपके लिए क्या है, रेडी फॉर सेल है, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा, ये फिनिश गुड्स। अब शुगर मिल के लिए शुगर क्या है, रेडी फॉर सेल है, तो ये आपके लिए शुगर जो है क्या कहलाएंगे, फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेटर्स। डेटर्स देखें, डेटर्स आप बिजनेस में सेल दो तरीके से किया जाता है, आपने पीछे देखा, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल। कैश सेल्स में सेल किया, गुड्स गया, पैसे आ गए, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। लेकिन जब आप क्रेडिट सेल करते हैं तो जब सेल तो कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं मिला और वो पेमेंट आपको कुछ टाइम के बाद मिलना है, तो वही बंदा आपके लिए क्या कहलाता है, जिसे ड्यू टू पे द पेमेंट, तो वो क्या कहलाता है, डेटर्स। ए पर्सन या कस्टमर फ्रॉम होम अमाउंट इज टू बी रिसीव अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर। जिसे हमने क्या कर दिया, गुड्स या तो सेल कर दिया, सर्विस प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उससे मुझे पेमेंट नहीं मिला है, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, डेटर्स। दे स्टिल ओन टू द बिजनेस, जो अभी भी मेरे लिए क्या है, कर्जदार है। फॉर एग्जाम्पल जो है, इफ गुड्स वर 20,000 हैड बीन सोल्ड टू मनीष, मनीष को सेल किया 20,000 का, ही विल कंटिन्यू टू रिमेन द डेटर्स ऑफ द बिजनेस, वो तब तक मेरे लिए डेटर्स होगा जब तक कि जो है पेमेंट ना दे। सो फॉर ही डज नॉट मेक द फुल पेमेंट, ठीक। इन केस ही मेक द पेमेंट 16, अगर वो 16,000 दे दिया तो अब 16,000 देने के बाद जो 4,000, अब डेटर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000। यानी पेमेंट देने से पहले हमारे डेटर्स 20,000 थे, अगर 16 पे कर दिया तो अब डेटर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 4,000 रहेगी। नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल ये आप इसको बेटर समझ, ये तो पूरा एक चैप्टर है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा उस पर जो है हम लोग एक जो है सेंटेंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बिल रिसीवेबल जस्ट लाइक ए चेक। जैसे चेक का फॉर्मेट आपने देखा होगा, उस पर अमाउंट मेंशन किया जाता है, डेट मेंशन होती है, साइन करते हैं और वो जो डेट है उस डेट पर उसका पेमेंट होता है। ये जस्ट लाइक ए पोस्ट डेटेड चेक होता है, जिसमें आप जो है प्रॉमिस करते हो कि आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ ये अमाउंट आपको हम पे करेंगे और सिग्नेचर की जाती है। तो बिल रिसीवेबल मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द सेलर ऑन द बायर अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। यानी जब हम सेल करते हैं क्रेडिट तो हमें ये शक होता है कि मे बी पेमेंट रिसीव और नॉट, तो वी वांट टू राइट ए रिटन डॉक्यूमेंट्स फॉर द बिहाफ ऑफ क्रेडिट सेल। तो उसके लिए हम लोग एक जो है ड्राफ्टिंग करा के उससे ले लेते हैं और साइन, यहाँ प्रॉमिस करो कि आप कब इसका पेमेंट करोगे। तो यही ड्राफ्टिंग जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल। दिस बिल रिमेन ए ड्राफ्ट अनलेस इट इज साइन एंड एक्सेप्ट बाय द बायर। और बायर ये एक्सेप्ट करता है कि ठीक है हम इसका पेमेंट आपको देंगे।
अब नेक्स्ट है 20 क्रेडिटर। क्रेडिटर में देखें, ये डेटर्स का जस्ट रिवर्स क्रेडिटर है। जिस तरीके से हम क्रेडिट सेल करते हैं उसी तरीके से हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं। तो जिससे क्रेडिट परचेज करते हैं और उसे प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में पे करेंगे, वो अमाउंट हमारे लिए क्या कहलाता है? क्रेडिटर। ए पर्सन सप्लायर ऑफ गुड्स टू होम ए सर्टेन अमाउंट टू पेमेंट फॉर द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर। जिससे हमने गुड्स क्रेडिट परचेज किया है और प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको इसका पेमेंट देंगे। ही इज कॉल्ड क्रेडिटर बिकॉज फर्म ओन अमाउंट टू हिम। वो क्या कहलाता है? फर्म के लिए जो है, फर्म के लिए कर्ज है जो उसे देना है। क्रेडिटर इज आल्सो कॉल्ड अकाउंट्स पेबल। क्रेडिटर को हम लोग अकाउंट्स अनदर नेम जो है अकाउंट्स पेबल के नाम से भी रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिटर आर करेंट लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, क्योंकि ये डे बाय डे, फिर आपने क्रेडिट परचेज किया, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दे, पेमेंट कर दिया मंथ टू मंथ पे, तो वो रिड्यूस कर गया। तो इसलिए क्रेडिटर फर्म के लिए क्या होती है? करेंट लायबिलिटीज होती है।